हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बाद जो वंश सामने आते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक नया वंश स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम है शुंग वंश। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न इससे आप ये याद रखेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और ये जानकारी हमें जो है एक रचना से मिलती है, हर्षचरित रचना से जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। और आप सबको पता है कि हर्षचरित किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर। ठीक है ना, यहाँ से आप ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में महत्वपूर्ण सी है जो आप याद रखेंगे शुंग वंश से, वो है इसकी राजधानी को लेकर। ठीक है, ये वंश वो है जिनसे बेसिक प्रश्न पेपर में आ जाते हैं, तो आप उसी तरीके से उनको याद रखेंगे। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी याद रखेंगे विदिशा। राजधानी क्या थी इस वंश की? विदिशा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात कर लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है क्या काम किए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका उल्लेख हमें हर्षचरित में भी मिलता है और जो है तो इसने शुंग वंश का संस्थापक भी ये है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में दूसरी बात आप यहाँ से याद रखेंगे कि इसने जो है मिनांडर को परास्त किया था। किसको? मिनांडर को परास्त किया। ठीक है, मिनांडर के बारे में आता है, ये एक यूनानी शासक था जिसको शुंग जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मिनांडर शासक को जो है यूनान के परास्त किया गया था। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में आप यहां से याद रखेंगे, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसने कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, अब इनको कराने में इसकी सहायता पतंजलि ने की थी। किसने? पतंजलि। तो यहां से आप याद रखेंगे पतंजलि ने सहायता की। ठीक है, और पतंजलि के बारे में आप सबको पता है, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, उनको आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी राजधानी विदिशा थी। इसने जो है शुंग वंश को स्थापित किया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनका जो है सहायता इसकी जो है पतंजलि ने की थी। उसके बाद इसकी जो है इसने मिनांडर को, यूनान के शासक मिनांडर को क्या किया था? परास्त किया था। ठीक है, अब यहाँ से आपने पुष्यमित्र शुंग को पढ़ा है, यानी कि पहले शासक हैं जिन्होंने स्थापना की है शुंग वंश की। उसके बाद इसके बाद शासक कौन बनते हैं ये आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इसके साथ बाद जो बनते हैं वो बनते हैं अग्निमित्र। कौन बनते हैं? अग्निमित्र। आप इसको अग्निमित्र शुंग भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो 2 बातें ही अग्निमित्र शुंग के बारे में फेमस हैं। एक तो ये कि ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो आपने यहाँ से याद रखना है कि अग्निमित्र का जो उल्लेख है हमें वो एक रचना में मिलता है, मालविकानी मित्रम। ठीक है, इसका उल्लेख मालविकानी मित्रम में मिलता है। किसका है ये? तो आप यहां से याद रखेंगे अग्निमित्र शुंग का उल्लेख मालविकानी मित्रम में मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे इसका अगला शासक, इस वंश का अगला शासक है, नाम है देवभूति। क्या है? देवभूति। ठीक है, देवभूति के बारे में भी 2 बातें आपने याद रखनी है महत्वपूर्ण सी। एक तो है कि अंतिम शासक है, शुंग वंश का अंतिम राजा। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना है इसकी हत्या किसने की थी। इसकी हत्या कर देता है, नाम है वासुदेव। कौन है? वासुदेव। यानी कि जो है आपके देवभूति की जो हत्या कर दी थी वो किसने की थी? वासुदेव ने कर दी थी। ठीक है, और वासुदेव एक नया वंश स्टार्ट करता है जिसका नाम है कण्व वंश। ठीक है ना, कौन सा वंश है? यहां से आप याद रखेंगे कण्व वंश। ठीक है, दोबारा ध्यान देंगे। देखो हमने अभी बात की इसके बारे में कि पुष्यमित्र शुंग स्थापित करते हैं, इसको हर्षचरित में उल्लेख मिलता है, मिनांडर को परास्त किया, राजधानी विदिशा बनाई।
और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कई बार आता है कि इसने बरहूत स्तूप का पुनर्द्वार भी कराया था, लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो इसलिए आप बस ध्यान रखेंगे। उसके बाद अग्निमित्र हैं, जिनका उल्लेख मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है, जो कि पुष्पमित्र सुन के पुत्र हैं। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति है, अंतिम राजा है, जिसकी हत्या उसका सेनापति वासुदेव कर देता है और एक नया वंश स्टार्ट करता है जिसका नाम है कण्व वंश। ठीक है ना। अब कण्व वंश को लेकर आपने ये याद रखना है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, और संस्थापक तो एक ही है, नाम है वासुदेव। अभी बताया मैंने आपको उसके बारे में। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी भी आप यहां से याद रखेंगे, राजधानी बनाई थी विदिशा। क्या बनाई थी? विदिशा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो आप यहां से याद रखेंगे विदिशा राजधानी थी। ठीक है, इसकी यहां से संस्थापक वासुदेव की राजधानी विदिशा थी। ठीक है, दूसरी बात कण्व वंश के बारे में आपने याद रखनी है सिंपल सी, कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक। ठीक है, इस वंश का जो है वो अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। ठीक है, और सुशर्मा के बारे में एक ही बात याद रखने की है कि इसकी हत्या किसने कर दी थी। तो इसकी हत्या जो की थी वो की थी इसके सेनापति मंत्री सिमुक ने। किसके द्वारा कर दी गई थी? सिमुक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तो यहां से आप याद रखेंगे कण्व वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक के द्वारा कर दी गई थी। और एक सिमुक के द्वारा एक नया वंश स्टार्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं सातवाहन वंश। ठीक है ना। अब यहां से अगला वंश को हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। ठीक है, देखो ये जो वंश मैं आपको बता रहा हूं ये छोटे छोटे वंश हैं और इनसे कई बार केवल अंतिम शासक और स्थापना को लेकर ही पेपर में प्रश्न बनते हैं, किसकी हत्या किसने की थी, इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। तो आप उसी हिसाब से इसको याद रखेंगे। सातवाहन वंश है, थोड़ा सा इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों इस सातवाहन वंश को एक नाम और दिया जाता है, वो आप यहां से याद रखेंगे। इसको आंध्र वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंध्र वंश भी बोला जाता है। ठीक है, और हमने कहा कि इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है सिमुक। कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? सिमुक के द्वारा कर दी गई है और इसी ने अंतिम शासक कण्व वंश के सुशर्मा की हत्या कर इसकी स्थापना की थी। और दूसरा वैल्यूएबल प्रश्न इससे ये बनता है जो है इसकी राजधानी को लेकर। इसको राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सातवाहन वंश की राजधानी की बात करें तो आप याद रखेंगे कि इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? 2 राजधानियां थी। नंबर फर्स्ट वाली राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये पेपर में आ चुका है, बहुत ध्यान के साथ आप याद रखेंगे। और ये प्रतिष्ठान उस समय गोदावरी नदी के तट पर था। किसके? यानी कि ये इनकी राजधानी गोदावरी के किनारे थी, गोदावरी नदी के किनारे पर थी। ठीक है, प्रतिष्ठान। दूसरी राजधानी की बात करें तो याद रखेंगे आप अमरावती, जो वर्तमान का अमरावती है उसको आप याद रखेंगे अमरावती, जो कि आप याद रखेंगे कृष्णा नदी के तट पर था। ठीक है, पहली राजधानी गोदावरी के तट पर, दूसरी राजधानी आपकी याद रखेंगे आप किसके तट पर? कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है ना। ये सातवाहन वंश की राजधानी है, पहली प्रतिष्ठान है, जो कि ज्यादा फेमस है और इसी को पेपर में ज्यादा मात्रा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके राजाओं का क्रम देखूं तो आप यहां से याद रखेंगे कई बार राजाओं का क्रम आ जाता है। तो देखो हमने कहा सबसे पहले इसके राजा बने हैं कौन? सिमुक। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा वंश है जो पितृसत्तात्मक भी है, यानी कि वंश में जो है पिता का वंश जो है पुत्र आगे बढ़ाता है, लेकिन माँ को भी महत्वता दी गई है क्योंकि माँ के नाम के साथ ही राजा गद्दी पर बैठता था। ऐसा हमें देखने को कुछ राजाओं के नामों में मिलता है। देखो सिमुक है, उसके बाद राजा बनते हैं शतकर्णी। ठीक है, शतकर्णी का उल्लेख भी कई जगह पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शतकर्णी, उसके बाद गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, और उसके बाद राजा बनेंगे कौन? वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र बने और उसके बाद राजा बने पुलुमावी।
ठीक है। और लास्ट में आप याद रखेंगे यज्ञश्री शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी। इस प्रकार से इनके राजाओं का क्या रहा है, क्रम रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसके इस वंश की आप ये याद रखेंगे कि इस वंश के दो प्रमुख साहित्यकारों को आपको याद रखना है। कितने साहित्यकार हैं, दो। जैसे अभी हम गुप्त वंश पढ़ेंगे आने वाले समय में, उसके समय में तो बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं और उनकी रचनाओं को भी पेपर में पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस वंश के प्रमुख साहित्यकारों की, साहित्यकार, ठीक है ना, इस वंश के प्रमुख साहित्यकारों की अगर हम बात करें तो आपने याद रखने हैं दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है। कितने, दो, ठीक है। देखो, एक है हॉल, हाल है, ठीक है। इस हाल ने एक रचना की है कथा सप्तसती। क्या नाम है, कथा सप्तसती, ठीक है। ये इनकी क्या है, रचना है और प्रमुख रचना है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। कथा सप्तसती किसकी रचना है, तो हॉल की रचना है, जो सातवाहन वंश के समय एक प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे साहित्यकार आप याद रखेंगे, नाम है गुणाठ है, नाम क्या है, गुणाठ है, ठीक है। और इनकी एक रचना है बृहत कथा, बृहत कथा, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान के साथ याद रखेंगे। तो इसके यहाँ यानी कि इनके समय के दो प्रमुख साहित्यकार हुए गुणाठे और हाल, ठीक है ना। और राजधानी क्या रही और कौन कौन से शासक रहे। दूसरा प्रश्न इससे बन जाता है पेपर में और वो बड़ा महत्वपूर्ण है सातवाहन वंश से, ठीक है। यहाँ आप याद रखेंगे, वो ये है कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी, ब्राह्मणों को भूमि दान दी, ठीक है। किसने किया ये काम, सातवाहन वंश के शासकों ने किया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आप याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण है, इस वंश ने तांबा, याद रखेंगे, कौमा चांदी, ठीक है, कौमा कांसा, कौमा शीशा, ये आप याद रखिए, शीशा, ठीक है ना, की मुद्राएं चलाई। यहां से भी एक प्रश्न और अलग बनता है, मुद्राएं चलाई, ठीक है। ये आप यहां से थोड़ा सा याद रखें। अब देखो यहां पर ये प्रश्न बनता है, इन सब धातुओं की इन्होंने मुद्राएं चलाई थी, लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक मुद्राएं जो चली थी वो शीशे की चली थी। तो यहां से आप याद रखेंगे सर्वाधिक मात्रा में, तो आप याद रखेंगे शीशा, आप याद रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में ये आता है, ठीक है। उसके बाद तांबे सोने चांदी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की। उसके बाद इस वंश में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी जो आपने याद रखनी है, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया, ठीक है। परिवार का मुखिया जो है वो गृहपति कहलाता था। किस वंश में था ये, सातवाहन वंश में था कि परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, गृहपति कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की सबसे पहले कण्व वंश की बात की, शुंग वंश की, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद हमें देखने को मिलता है सातवाहन वंश, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम बात करेंगे एक अंतिम वंश है जिसके बारे में एक ही प्रश्न पेपर में दिखता है, क्योंकि वो कलिंग में ही जो है ज्यादा फेमस हुआ था। नाम है चेदी वंश, ये आप याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, चेदी वंश। अब देखो ध्यान से, चेदी वंश कहां पर सत्ता में आया, इसका उदय कहां हुआ, तो आप यहां से याद रखेंगे इसका उदय हुआ था कलिंग में। और कलिंग आप सबको पता है कहां पर है, उड़ीसा में, कलिंग में, ठीक है ना। इसका उदय कलिंग में हुआ और ये जो है कहानी गठित हुई थी इस वंश की अशोक के मरने के बाद, ठीक है, अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है ना। अशोक की मृत्यु के बाद जो है उदय होता है चेदी वंश का, ठीक है ना। और कहां पर, कलिंग में। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो आप याद रखेंगे, इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। अगर बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, कहां पर है,
भुवनेश्वर, उड़ीसा। और यहीं से हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको नाम याद आता है कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, ठीक है, या शासक, तो आप याद रखेंगे वो था खारवेल। यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, उसी में हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमने बात की मौर्य वंश की। मौर्य वंश के बाद जो है सत्ताई, शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, फिर चेदी वंश। अब इसके बाद जो है भारत में यवन राज्यों की बात करेंगे, यानी कि इन सब के होते हुए जो बाहर के लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे, जैसे सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, हिंदू यूनानी जिनको कहा, फिर उसके बाद शक आए, पहलव आए, और फिर कुषाण आए। और कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण है राजा कनिष्क। कौन है? तो राजा कनिष्क, जिनसे पेपर में प्रश्न बनता है, क्योंकि शक संवत जो है शक संवत को आप याद रखेंगे तो इस प्रकार से पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विक्रम संवत का उदय शकों के समय में हुआ, इस प्रकार से भी प्रश्न पेपर में बनता है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे भारत के यवन राज्य। इन सब के चलते हुए भारत पर जो बाहर से आकर लोगों ने आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, उन सब के बारे में हम बात करेंगे जब ये वंश चल रहे थे। ठीक है ना, फिर उसके बाद सीधे आपका गुप्त साम्राज्य शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।